लखीमपुर निघासन कांड के पीड़ित परिवार के साथ कांग्रेस की तरफ से एक नया कारनामा सामने आया है, जहां पीड़ित परिवार को मदद के नाम पर दिए गए चेक बाउंस हो गया। करीब 4 लाख रुपए के चेक बाउंस हुए हैं। पीड़ित परिवार के अकाउंट से 4,000 रुपए भी कटे। पीड़ित परिवार ने कांग्रेस नेताओं के खिलाफ पुलिस को तहरीर दी है। मदद के नाम पर राजनीति के लिए नाराजगी उन्होंने जताई है और साथ ही आर्थिक मदद करते हुए नेताओं ने फोटो खिंचाई थी और काफी वायरल भी हुई थी कि देखिए लखीमपुर खीरी में किस तरीके से कांग्रेस जाकर के पीड़ित परिवार की मदद कर रही है। लेकिन वो मदद किस नाम पर थी, आप देखिए, अब वो उसकी सच्चाई निकलकर सामने आ रही है। जो चेक पीड़ित परिवार को सौंपा गया वो कई बार बाउंस हुआ और जबकि गरीब परिवार के खाते से 4,000 रुपए और कट गए। तो ऐसे में वो गरीब परिवार की मदद हुई या उसे और परेशान किया गया, ये आप खुद ही सोचिए। अधिक जानकारी के साथ संवाददाता अवध जायसवाल जुड़ गए फोन लाइन पर। अवध, देखिए, राजनीति के लिए नए नए स्टंट जरूर राजनीतिक पार्टियां करती हैं और इसी तरीके का ये स्टंट कांग्रेस की तरफ से किया गया लखीमपुर खीरी में, जहां पर पीड़ित परिवार को चेक तो सौंपा गया लेकिन वो चेक बाउंस हुआ, साथ ही 4,000 रुपए भी पीड़ित परिवार के खाते से चले गए। देखिए कृतिका, ये तो जो सीधे सीधे कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि राजनीतिक दलों द्वारा पीड़ित परिवार के साथ भद्दा मजाक किया गया है। बिल्कुल। जब आपके खाते में पैसे नहीं थे तो आपको फिर ढिंढोरा पीटने की क्या जरूरत थी। पीड़ित परिवार के साथ पहुंचते हैं, नेता ढिंढोरा तोड़ते हैं, घड़ियाली आंसू बहाते हैं। इसी तरीके से एक बार फिर कांग्रेस ने अपना चरित्र जो है सामने दिखाया है जनता के सामने। कांग्रेस की बड़ी नेता रातराम मिश्रा मोना घटना स्थल पे पहुंची थी। घटना पीड़ित परिवार को यानी आश्वासन दिलाया था कि कांग्रेस उनके साथ है, लेकिन कांग्रेस किस तरीके से साथ है इस बात का खुलासा हो गया है। और जब जो उन्होंने चेक दी थी, जो सहायता राशि दी थी, वो बाउंस हो गई और उल्टे यानी जो पीड़ित परिवार था उसको सहायता तो नहीं मिली, लेकिन उसके खाते से और पैसे जो चेक बाउंसिंग का चार्ज होता बैंक ने काट लिया। तो ये साफ तौर पर है कि कांग्रेस किस तरीके से यूपी में जंग कर रही है, यूपी में किस तरीके से जमीनी हकीकत को ढूंढ रही है। इससे साफ तौर पर होता है कि आखिरकार नेताओं की मानसिकता क्या है। इसमें सबसे बड़ा यही सवाल है कि आखिरकार नेताओं की मानसिकता क्या है। पीड़ित परिवार के आप ये सहायता कर रहे हैं, किस तरीके से सहायता कर रहे हैं। तो ऐसे तमाम सवाल कांग्रेस पार्टी पर खड़े हो गए हैं। और साथ में जो नवनिर्माण पार्टी थी उसके द्वारा भी जो चेक दिया गया था वो भी 1 लाख रुपए का चेक बाउंस हो गया। तो ये राजनीतिक दलों के जो घड़ियाली आंसू है उनके यानी उनको साफ तौर पर प्रदर्शित करता है। और बड़ी ही शर्मनाक बात है कि इससे ज्यादा कांग्रेस के लिए क्या शर्मनाक बात हो सकती है। लेकिन क्या कांग्रेस के देखिए तमाम कार्यकर्ता तो उस क्षेत्र में भी होंगे जहां से ये पूरा मामला निकलकर सामने आया है, तो क्या उनकी तरफ से कोई बयान नहीं दिया गया अभी तक इस पूरे मामले को लेकर कि भाई ये चेक जो बाउंस हुए हैं उनको ऊपर लेवल तक पहुंचाया जाए, क्यों बाउंस हुए हैं और अगर बाउंस ही होने थे तो चेक दिए ही क्यों? सिर्फ मीडिया में छाने के लिए या राजनीति करने के लिए चेक दिए गए थे क्या? देखिए कृतिका, ये आपका सवाल सही है, बिल्कुल सवाल सही है। राजनीतिक फंडा यही है कि जब कोई घटना होती है तो लोग मोमबत्ती लेकर निकलते हैं, बिल्कुल, घड़ियाली आंसू बहाते हैं लोग इस तरीके की। यानी ये तो सीधे सीधे वो जो मृतक बेटियां उनके यानी जो उनकी संवेदनाओं के साथ सीधा सीधा मजाक है। और एक बार फिर ये दिखाई दिया कि कांग्रेस घड़ियाली आंसू बहाती है। रही बात कार्यकर्ताओं की, तो जब से ये मामला चेक बाउंस का आया है कोई भी नेता मीडिया से बात करने को तैयार नहीं, यहाँ तक कि फोन उठाने को भी तैयार नहीं है। तो इससे क्या कहा जा सकता है? कम से कम मीडिया के सामने आना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए, मीडिया को बताना चाहिए कि भाई चलो चेक बाउंस हो गया, इस कारण बाउंस हो गया। तो सबसे बड़ी बात है जब हम लोगों ने उसका यानी अकाउंट चेक कराया गया, अकाउंट चेक हुआ तो उसमें पैसे ही नहीं, बैलेंस ही नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि बैलेंस नहीं होते हुए भी सिर्फ मीडिया की सुर्खियों को बनाने के लिए कांग्रेस ने स्टैंड लिया। लेकिन देखिए, कहते हैं ना कि सच्चाई कुछ दिन छिप सकती है लेकिन दब नहीं सकती। सच्चाई एक ना एक दिन निकलकर सामने जरूर आएगी और अब यही सच्चाई सामने आ चुकी है, पूरे गांव वाले के सामने, पूरे राज्य के सामने, पूरे देश के सामने। बिल्कुल सही आपने कहा कि निघासन में जो पहले कांड हुआ था तो राहुल गांधी और मैं जो प्रियंका गांधी थी, आपने देखा था किस तरीके से सीतापुर डेरा जमाए रहे थे जब आने नहीं, उनको यानी सरकार द्वारा आने नहीं दिया गया था। और उसी क्रम में जब ये दोबारा घटना हुई तो कांग्रेस की जो बड़ी नेता है रातना मिश्रा मोना मौके पर पहुंची थी और उन्होंने कहा था, साफ तौर पर कहा था कि हम पीड़ित परिवार के साथ है, कांग्रेस आगे भी मदद करती रहेगी। लेकिन ये कैसी मदद है तो आप देख ही सकते हैं किस तरीके का सवाल है। फिलहाल आज क्षेत्र में जो जिले में है कांग्रेसी कार्यकर्ता इस पे बोलने से कुछ भी बच रहे हैं। पीड़ित परिवार का क्या कुछ कहना है इस मामले को लेकर?
पीड़ित परिवार की तो वही दशा है कि अब वो रोए ना तो क्या करे। पीड़ित परिजनों से जब हम लोगों ने बात की तो उन्होंने कहा कि ये तो मेरे साथ सीधे सीधे मजाक किया गया है मेरी संवेदनाओं के साथ। जब आपके अकाउंट में पैसे नहीं थे तो किस तरीके, आप नहीं कहते आप आ गए थे यही बड़ी बात थी, लेकिन पैसे ये बात ना कहते तो इतना यानी हमको शर्म ना महसूस होती। आज जो 4 लोग हैं वो कह रहे हैं किस तरीके की ये संवेदना थी, किस तरीके की सहायता थी। तो पीड़ित परिवार फिलहाल बहुत दुखी है, क्योंकि उसके ऊपर पहले से दुखों का पहाड़ टूटा था, ऊपर से ये मजाक किया गया, तो इससे कहीं ना कहीं उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा भी धूमिल हुई है। चलिए, शुक्रिया वह तमाम जानकारी और अपडेट्स देने के लिए। और इसी के साथ बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। आगरा पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, जहां पर सविता समाज के लोगों से डिप्टी सीएम ने मुलाकात की है। डिप्टी सीएम ने सविता समाज से माफी भी मांगी है। डिप्टी सीएम की टिप्पणी पर नाराज हुआ था ये समाज, और सविता समाज के लोग हमारे परिवार के सदस्य हैं, अब ऐसा कहना है ब्रजेश पाठक का। साथ ही उन्होंने माफी भी मांगी। उन्होंने कहा कि उनके सुख दुख में साथ रहता हूं। सांसद राजकुमार चाहर के घर भी पहुंचे इस दौरान डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, और सांसद के पुत्र की शादी को बधाई दी उन्होंने। तो सविता समाज के लोगों के बीच पहुंचे हैं ब्रजेश पाठक आगरा में, जहां उन्होंने कहा कि उनके सुख दुख में मैं साथ रहता हूं। जो टिप्पणी की थी उन्होंने पहले, उस टिप्पणी को लेकर उन्होंने सविता समाज के लोगों से माफी भी मांगी। सांसद राजकुमार चाहर के घर भी पहुंचे और उनके पुत्र को नई शादी की शुभकामनाएं भी दी। और अगली खबर कानपुर से, जहां पर इरफान सोलंकी की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई हुई है। बता दें आपको, कानपुर जिला जज की कोर्ट में याचिका पर सुनवाई है। सरकारी वकील ने कोर्ट से फिलहाल समय मांगा है और कोर्ट ने 1 दिसंबर को सबूतों के साथ आने के लिए कहा है। 1 दिसंबर तक का समय दिया गया, सबूत के साथ आइए वरना अंतरिम जमानत देंगे। अधिक जानकारी के साथ ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे, कोर्ट ने सबूतों के साथ आने के लिए कहा है। कानपुर से बड़ी जानकारी मिल रही है इस वक्त, सबूत के साथ आइए वरना अंतरिम जमानत देंगे। कानपुर से बड़ी खबर है, इरफान सोलंकी की अग्रिम जमानत याचिका पर यह सुनवाई है और कानपुर जिला जज की कोर्ट में याचिका पर यह सुनवाई हुई है। अधिक जानकारी के साथ रामजी शर्मा जुड़ गए हैं। रामजी, क्या कुछ ताजा अपडेट इस मामले को लेकर आपके पास? मैं आपको बता दूं कि कानपुर के जो सीतामऊ सीट से विधायक हैं इरफान सोलंकी, उनका भाई रिजवान सोलंकी, उनको आज कोर्ट में एंटी सेप्टिक बेल के लेकर के आज उनको अपने हाजिर होना था। लेकिन जो उनके पक्ष के वकील थे उन्होंने अपने जो साक्ष्य थे उन्होंने कोर्ट में दाखिल करे, लेकिन जो अभियोजन पत्र था उनके जो साक्ष्य देखिए कोर्ट में शामिल करने थे उन्होंने समय से शामिल नहीं कर सके, जिसको लेकर के कोर्ट ने दोनों पक्षों की बात सुनी। बात सुनने के बाद अभियोजन पक्षों से कोई निर्देश जारी किया कि 1 दिसंबर जो अभी तारीख लगाई है उस समय उस डेट में जो अभियोजन पक्ष को साक्ष्य है, जो सबूत में इरफान सोलंकी और रिजवान सोलंकी के खिलाफ जो इन्होंने घटना पर अंजाम दिया था उसको साक्ष्य के साथ हाजिर होने के निर्देश दिए। यदि अभियोजन पक्ष 1 दिसंबर को अपने साक्ष्य के साथ वहां मौजूद नहीं होते हैं तो इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान सोलंकी को बेल देने की बात कही गई था आदेश में। अब देखने की बात यह होगी जो कानपुर पुलिस ने इरफान सोलंकी और रिजवान सोलंकी के खिलाफ जो मुकदमा दर्ज किया है साक्ष्यों के आधार पर कि जो एक मकान पर कब्जा करने के बाद जो उसने आग लगाई थी, उस मामले में साक्ष्य को लेकर के 1 दिसंबर को हाजिर होते हैं। नहीं, यदि किसी तरह की हीलावाली होती तो शायद इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान सोलंकी को राहत मिल सकती है, और यदि साक्ष्य मिलते हैं तो उनकी गिरफ्तारी के साथ ही उन पर जो कार्रवाई से है वो कोर्ट की तरफ से की जा सकती है। जी, शुक्रिया राम जी तमाम जानकारी और अपडेट्स देने के लिए। और अगली महत्वपूर्ण खबर है चित्रकूट से, जहां पर एक बार फिर से अवैध प्लॉटिंग पर बुलडोजर चलता हुआ नजर आया। हनुमान धारा में यूपी वाले हिस्से में यह अवैध प्लॉटिंग की गई थी। लगभग 30 से 35 बीघे में अवैध प्लॉटिंग की गई। राम खिलावन, राजकिशोर और सोहन की तरफ से ये प्लॉटिंग की गई थी और प्लॉटिंग की 4 साइडों में ये बुलडोजर चलाया जा चुका है। प्रशासन के निर्देश पर बुलडोजर चलाने की ये कार्रवाई की गई है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। चित्रकूट में एक बार फिर से बुलडोजर देखने को मिला है। बुलडोजर की कार्रवाई यहां पर की गई है। हनुमान धारा का जो क्षेत्र है वहां पे, जो क्षेत्र उत्तर प्रदेश के अंदर आता है, वहां पर अवैध प्लॉटिंग की गई थी, जिसके बाद में प्रशासन के निर्देश दिए गए और प्रशासन के निर्देश पर
बुलडोजर की ये कार्रवाई हुई है। तो एक बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं चित्रकूट से। हनुमानधारा में यूपी वाले हिस्से में भी अवैध प्लॉटिंग थी, वहां पर यह कार्रवाई इस वक्त की गई है। पीला पंजा चलता हुआ प्रशासन का नजर आया है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। और अगली महत्वपूर्ण खबर है प्रतापगढ़ से, जहां पर सामूहिक दुष्कर्म मामले में कोर्ट ने सजा सुनाई है। सामूहिक दुष्कर्म मामले में 3 सगे भाइयों को 20 साल की सजा सुनाई गई है। पोक्सो कोर्ट ने 30,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। 2014 को मानधाता पुलिस ने यह मामला दर्ज किया था पूरा दुष्कर्म का। आरोपियों ने पीड़िता को जान से मारने की धमकी भी दी थी। पॉक्सो अधिनियम की विशेष अदालत की तरफ से यह फैसला दिया गया है। 27 सितंबर 2014 को मानधाता में ये पूरी घटना हुई थी। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। 27 सितंबर 2014 को मानधाता में ये पूरी घटना सामने आई थी, जिस पर अब ये बड़ा फैसला दिया गया है कोर्ट की तरफ से। सामूहिक दुष्कर्म मामले में कोर्ट ने अब सजा सुनाई है। 20 साल की ये सजा सुनाई गई है कोर्ट की तरफ से।